Hello, everyone, and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good and आपकी preparation is also going good. Okay, so अभी हम मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्विस कैनाल एंड ऑफ कोर्स अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था बट द लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज ऑन स्विस कैनाल राइट. तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका शिग्मो के साथ. नाउ व्हाट इज शिग्मो? शिग्मो इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल जो कहाँ मनाया जाता है, जो गोवा में मनाया जाता है. तो आपको याद रखना है कि शिग्मो इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ गोवा. ठीक है, पॉइंट वन. सेकेंड पॉइंट इज ये सेलिब्रेट किया क्यों जाता है? ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है जब रिच गोल्ड हार्वेस्ट होता है पैडी का. पैडी आप समझते हैं, धान जिसको हिंदी में कहते हैं. जब उसका हार्वेस्ट होता है, उसकी रिच गोल्डन हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं गोवा की, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं. हाल ही में, वैसे तो ये एनुअल सेलिब्रेशन है, बट हाल ही में ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेगुलेशंस लगाई गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 के चलते. कोविड के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाई गई थी और तीन ही जगहों पर जो है ये सेलिब्रेशंस को अलाउ किया गया था, इसलिए दिस वाज इन न्यूज़. तो आप याद रखिएगा, शिग्मो इज़ रिलेटेड टू पैडी फेस्टिवल. पैडी का हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ ही रिलेटेड है और ये कहाँ का है? ये गोवा का फेस्टिवल है. ये जो फेस्टिवल है ये बहुत धूमधाम के साथ वाइब्रेंट कलर्स, सॉन्ग, ये जो गोवन कल्चर है, जो गोवन कम्युनिटीज़ हैं, वो जब ये फेस्टिवल मनाते हैं तो ये कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और फोक डांस जो है वो करते करते इसको सेलिब्रेट करते हैं. इसी के ही साथ फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट योर शिग्मो. आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे टू वेरिएंट्स ऑफ फेस्टिवल मनाया जाता है. What are the two variants of festival? The first variant is Dhakato. So first is Dhakato festival and the second variant is mm, ये एल है, दैट इज हाल्डो. सो धकातो एंड हाल्डो शिग्मो आर टू वेरिएंट्स ऑफ द फेस्टिवल. सो इनमें डिफरेंस क्या है? जो ढकाटो वाला है वो बेसिकली रूरल जो पॉपुलेशन है, फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं. और जो वो हार्डलो वाला शिग्मो है, ये इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको सब के सब जो है गोवन कल्चर के सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. इसी के ही साथ जब आप, आई टोल्ड यू कि ये लोग फोक डांस वगैरह करते हैं. सो फुगड़ी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट डांस फॉर्म्स, वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. इसी के साथ क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी है, इसमें कलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखिएगा शिग्मो फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया भी मनाया जाता है. हाउ एवर शिग्मो जो है ये नाम गोवा में कहा जाता है और हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको होली फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है. सो नॉर्थ इंडिया में एज होली, महाराष्ट्र में एज शिग्मा. सो महाराष्ट्र में कैसे मनाते हैं इसको? एज शिमगा. और असम और बंगाल में इसको मनाया जाता है एज ढोल यात्रा. ठीक है. और नॉर्थ इंडिया में आई टोल्ड यू कैसे बनाते हैं इसको? एज होली बनाते हैं. और एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं इसमें, वो ये है कि इसको रोमटा मेल भी कहते हैं. रोमटा मेल किसको कहते हैं? शिग्मो फेस्टिवल को गोवा में रोमटा मेल के साथ भी जाना जाता है. और ये सेलिब्रेशन करते क्यों है? क्योंकि जब हार्वेस्ट होता है पैडी क्रॉप का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए. ठीक है. Next is Gigamesh. Now, Gigamesh is again an important current affair. Important इसीलिए है क्योंकि ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक स्टार्टअप है. स्टार्टअप किसका है? याद रखिएगा, ये एक विमेन लेड स्टार्टअप है. मतलब ये जो स्टार्टअप किया है वो सब औरतों ने किया है और इस स्टार्टअप का नाम है एस्ट्रोमे. सो एस्ट्रोमे इज़ अ विमेन लेड स्टार्टअप जिन लोगों ने एक डेवलप किया है एक इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट जो आपको एक अच्छी बैंडविड्थ पे जो है एक फाइबर कॉस्ट ऑफ, जिस तरीके से हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको लेस कॉस्ट में एक क्वालिटी हाई स्पीड रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं. और इसमें जो कॉस्ट है वो 5 टाइम्स लोअर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. इसीलिए ये जो गीगामेश है, इट वॉज इन लाइमलाइट. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ बेसिकली अ वायरलेस प्रोडक्ट विच कैन अनेबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ताकि वो एक क्वालिटी हाई स्पीड रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको डेवलप कर सके. और जो कॉस्ट लगेगी इसकी डेवलपमेंट में वो 5 टाइम्स लोअर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स. ठीक है. अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके होगा, तो याद रखिएगा
मिलीमीटर वेव मिलीमीटर वेव मल्टी बीम टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो मिलीमीटर वेव मल्टी बीम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये जो गीगा मेश है ये काम करने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट करंट अफेयर फॉर टुडे इज नाकाडूबा सिन्हाला रामस्वामी सदाशिवन। नाउ ये इतना बड़ा नाम है, बट याद रखिएगा ये नाम किसका है, तो ये नाम एक बटरफ्लाई का है। किसका नाम है, ये नाम एक बटरफ्लाई का है। ठीक है। अब इसमें खास क्या है, बेसिकली ये जो बटरफ्लाई है ये फर्स्ट टाइम अगस्त मलाई, कहाँ पे, अगस्त मलाई वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर की गई है। सो इसीलिए दिस, अगर आपको पूछा जाए कि ये किस क्या चीज़ है, आपको हो सकता है ये नाम दिया हो नाकादूबा सिन्हाला और पूछे कि ये क्या है, ये बटरफ्लाई है, ये कोई स्टार्टअप है, ये कोई योजना है, क्या है, तो आप याद रखिएगा ये बेसिकली एक बटरफ्लाई की स्पीशी है जिसको फर्स्ट टाइम अगस्त मलाई में वेस्टर्न घाट्स में जो है डिस्कवर किया गया है। नाउ अगर हम बटरफ्लाइज की बात कर रहे हैं तो हम एक और बटरफ्लाई जिसके बारे में बात करेंगे वो है केसरी हिंद। कौन सा है, केसरी हिंद। अगर आप लोगों को पता होगा तो केसरी हिंद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जिसको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है उसने एज अ स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। नाउ जो ये केसरी हिंद, अगर आप इसकी फोटोग्राफ देखेंगे तो ये बहुत वाइब्रेंट ग्रीनिश ऑरेंज कलर की है और ये वन ऑफ द वेरी रेयर और एल्यूसिव बटरफ्लाइज हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये किस तरीके की जगहों पे पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा केसरी हिंद जो बटरफ्लाई है वो बेसिकली आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज में इस तरीके का टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर केसरी हिंद की बात किया जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में इट कम्स अंडर नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी। सो IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है। साइट्स की बात करें तो साइट्स में ये अपेंडिक्स सेकंड में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो उसके शेड्यूल सेकंड में आता है। तो ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हैं बिकॉज केसरी हिंद वॉज वेरी मच इन न्यूज़ और ये तो हाल ही की बात है, मार्च की बात भी नहीं है। ठीक है। सो केसरी हिंद विच इज़ हाल ही में इट इज़ बीन अनाउंस्ड एज अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स बटरफ्लाई और IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है। चलो नेक्स्ट इज ओके, एक और बटरफ्लाई जिसके बारे में आप याद रख सकते हैं दैट इज द गोल्डन बर्ड विंग। कौन सा है, गोल्डन बर्ड विंग। अब ये गोल्डन बर्ड विंग क्या है, गोल्डन बर्ड विंग इंडिया की बिगेस्ट बटरफ्लाई है, मतलब सॉरी नॉट बिगेस्ट, लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। सो गोल्डन बर्ड विंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आनंदाम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। तो याद रखिएगा ये जो आनंदाम है ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज IIM जम्मू में लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली लॉन्च किया क्यों गया है, ये लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं पढ़ाई के चलते और जितना भी पेयर प्रेशर है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके चलते बच्चे जो हैं हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, स्ट्रेस भरी लाइफ में चले जाएं। तो ये उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए। सो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए यहाँ पे इन बच्चों को हेल्प किया जाएगा। और ये बेसिकली किस चीज़ के साथ है, इट इज़ इन अलाइन विद योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये जो पूरा का पूरा ये जो इन्होंने लॉन्च किया है ये सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, इट्स एम इज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम बाय 2021। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा होगा, उसमें कोई लूप होल्स नहीं होंगे, बच्चों के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, एक फेयर चांस होगा, तो बच्चे भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। सो दिस इज अ सेंटर विच इज़ गोइंग टू हेल्प पीपल एंड बेसिकली स्टूडेंट्स टू ओवरकम देयर मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह होता है। और एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ उनको इनकरेज करेंगे, उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ प्रमोट करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप JKSSB के लिए बात पढ़ रहे हैं तो आपको पूछ सकते हैं कि आनंद धाम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस हाल ही में कहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इज ऑलवेज इन न्यूज। साउथ चाइना सी के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल दैट इज जीएस विद यशोधरा उसमें ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट साउथ चाइना सी आई विल रिकमेंड प्लीज गो एंड वॉच इट। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो हाल ही में नहीं बहुत सालों से, बट इसके जो दो आइलैंड्स हैं वो आपको याद रखने हैं, दैट इज द पैरासिल आइलैंड्स एंड द स्पार्टले आइलैंड्स। बहुत बार ये पूछा जाता है कि पैरासिल आइलैंड्स और स्पार्टले आइलैंड्स कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा ये साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। और इसमें चाइना जो है वो अपना डोमिनेशन उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और इसके जो आगे पीछे वाले जो कंट्रीज हैं वो भी इसके ऊपर अपना जो है हक क्लेम करते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के चलते इस इन दो आइलैंड्स के ऊपर और भी बहुत कंट्रीज का हक बनता है, बट चाइना जो है वो इसके ऊपर डोमिनेट जो है हमेशा करता रहता है। सो इसी के चलते ये जो आपका पैरासिल और स्पार्टले आइलैंड्स है दे आर ऑलवेज इन न्यूज़। Next is Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB. First thing which you need to remember about AIIB is कि इसका headquarter कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका headquarter are at Beijing. So where are the headquarters? The headquarters are at Beijing, China. नाउ AIIB हाल ही में अक्टूबर के महीने में, हम मार्च की बात करें बट आई एम टेकिंग मतलब उसको कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अभी अक्टूबर के महीने में इनका 6th एनुअल मीटिंग भी हुआ है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, तो इसीलिए अभी भी ये न्यूज़ में रहा है। और अगर हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, ये बेसिकली एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन फोकस एरिया क्या है, मेन फोकस एरिया है आपका एशिया। ठीक है, जब हम इसके फाउंडर्स की बात करें तो याद रखिएगा ये जब इसका फाउंडेशन रखा गया था तो इसके 57 मेंबर्स थे। सो कितने मेंबर्स थे? 57 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, विद इंडिया बीइंग वन ऑफ द मेंबर्स। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इट हैज़ मोर देन 100, एंड टू बी वेरी डिटेल की अगर हम बात करें तो 102 जो इसके प्रेजेंट कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। इसी के ही साथ 14 members from the G20 nations are its members, including France, Germany, Italy and United Kingdom. अब हम बात करेंगे कि इसमें किस कंट्री का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, तो याद रखिएगा चाइना के पास लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का, फॉलोड बाय इंडिया। तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, बट अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ये 26% पे है अप्रॉक्सीमेटली और ये 7.6% पे है, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इनके बीच में गैप है। सो लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज़ ऑब्वियसली चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, इसके बाद रशिया और उसके बाद जर्मनी। और अगर हम बात करें रीजनल मेंबर्स की, तो इस पूरे बैंक में 75% ऑफ जो वोटिंग पावर है वो इसकी रीजनल मेंबर्स के पास रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ढोलावीरा। नाउ ये जो ढोलावीरा है ये अपने आप में ही वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ढोलावीरा को अगर आप हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हाल ही में ढोलावीरा जो एक रन ऑफ कच्छ, दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट की जगह पे ये साइट है, उसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है इसको रुतबा दे दिया गया है यहाँ पे। सो एट प्रेजेंट जब ये मार्च का करंट अफेयर है, तो उस टाइम पे जब जो हमने लिस्ट भेजी थी फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो हमारे उस टाइम पे हमारे पास 38 जो है हमारे पास इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ थी। हम लोगों ने 6 जो है और भेजी थी, तो अगर आप 6 ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से जो लिस्ट थी इट वॉज समथिंग एल्स, बट एट प्रेजेंट हमारे कितनी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो देर इट इज़ 40। और ढोलावीरा जो है वो 40वीं साइट बनती है इंडिया से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई है, 40th फ्रॉम इंडिया। और इसी के ही साथ इंडिया जो है वो क्लब 40 में उसकी एंट्री भी हो गई। नाउ ये 40वीं है इंडिया में। और गुजरात की बात करें तो ये गुजरात की चौथी ऐसी साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई गई है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट है टू गेट सच अ टैग। नाउ ढोलावीरा की बात किया जाए सो इट हैज़ सम ब्यूटिफुल फीचर्स, दैट इज कि इस साइट में फोर्टिफाइड सिटाडल्स मिले थे। नाउ सिटाडल्स क्या होता है? सिटाडल्स बेसिकली बड़े बड़े जो महल होते हैं उनको हम सिटाडल्स कहते हैं। इसी के ही साथ
इस साइट में ब्यूटीफुल या जो आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बहुत बेहतरीन, उस टाइम पे इस साइट पे बहुत ही बेहतरीन आपका जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा था। इसी के साथ वाटर रिजर्वॉयर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और सबसे जो यूनिक फीचर है इस साइट का वो ये है कि यहाँ पे हमको नो मॉर्टल्स मिले हैं, मतलब कोई भी ह्यूमन रिमेन्स इस साइट से डिस्कवर नहीं हुए हैं। सो ये एक इसका बहुत ही यूनिक फीचर है। इसी के साथ आपको मैंने ये भी बताया कि ये 40th साइट है फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द 40th, टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया की क्लब 40 में एंट्री ऑलरेडी हो गई है। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो क्लब 40 में है? तो वो है आपके इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना एंड फ्रांस। तो ये बाकी कंट्रीज भी हैं और इनके साथ अब इंडिया भी जो है वो क्लब 40 में आ चुका है। और अगर हम धोलावीरा की बात करें तो 2 सीजनल स्ट्रीम्स थी यहाँ पे, दैट इज मानसर एंड मनहार। ठीक है, मानसर एंड मनहार वर द 2 सीजनल स्ट्रीम्स जो यहाँ पे थी। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की 5th लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, और क्योंकि हम धोलावीरा के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि ये डिस्कवर कब हुई थी। तो ये 1968 में डिस्कवर हुई थी। और हु वाज द पर्सन जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था? तो वो थे आपके जगत पट्टी जोशी। तो जगत पट्टी जोशी ने 1968 में इस साइट को डिस्कवर किया था। फाइन, चलो नेक्स्ट अप वी हैव नेक्स्ट अप वी हैव इज द कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल है कहाँ पे? तो ये कोणार्क सन टेम्पल जो है इट इज़ इन ओडिशा। नाउ बेसिकली इसको रिस्टोर करने की बात हो रही थी, प्रिजर्व करने की बात हो रही थी, इसकी ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही थी, इसलिए कोणार्क सन टेम्पल वॉज इन न्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि ये एक एंशिएंट टेम्पल है तो इट इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉड और गॉडेस? सो इट इज़ डेडिकेटेड टू, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड और डाइटी सन। ठीक है, अब ये किन के द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जो रूलर थे गंगा डायनेस्टी के। ठीक है, इसी के ही साथ ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी रुतबा पा चुका है। ठीक है, और ये परफेक्ट ब्लेंड है क्योंकि ये एंशिएंट टेम्पल है। सो ये पूछ सकते हैं कि ये किस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर पे है? तो याद रखिएगा ये कलिंग आर्किटेक्चर का एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड है। इसी के ही साथ ओडिशा की बात कर रहे हैं हम, तो हम गोल्डन ट्रायंगल की बात कैसे नहीं करेंगे? कोणार्क सन टेम्पल जो है ये थर्ड लिंक है आपके गोल्डन टेम्पल, गोल्डन ट्रायंगल का। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या? गोल्डन ट्रायंगल में 3 आपके इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं, दैट इज जगन्नाथपुरी, सेकंड इज भुवनेश्वर एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स कोणार्क। इसी के साथ याद रखिएगा जो ये आपका कोणार्क सन टेम्पल है इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसका जो ब्यूटीफुल ब्लैक कलर है। इसी के ही साथ जो आपका जगन्नाथ पुरी टेम्पल है, जगन्नाथपुरी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट पगोड़ा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप वी हैव दैट इज लचित बोरफुकान। नाउ लचित बोरफुकान के ऊपर हाल ही में केएस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। सो लचित बोरफुकान की बात करें, ये बेसिकली थे कौन? ये 17th सेंचुरी की बात है। ये 17th सेंचुरी में अहोम जनरल थे। ठीक है, सो 17th सेंचुरी के अहोम जनरल थे ये। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इनको एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट भी कहा है। ठीक है, सो इसीलिए ही वॉज अलॉट इन न्यूज़। नाउ ये जो लचित बोरफुकान है ये बेसिकली ही इज रिमेंबर्ड बाय हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन एट द बैटल ऑफ सरायघाट।
सो याद रखिएगा जो बैटल ऑफ सराई घाटी जो 1671 में हुई थी, उसके ये लीडर रह चुके थे। और ये जो बैटल थी ये किसके अगेंस्ट थी? इट वाज एन अटेम्प्ट बाय द मुगल फोर्सेस, ताकि वो असम में अपना जो है दबदबा बना सके। इसी के ही साथ इनके अंडर जो कमांडर थे, वो मतलब जो लचित थे वो किन के अंडर कमांड कर रहे थे? वो कमांड कर रहे थे राम सिंह के अंडर। ठीक है, चलो। एंड इट वॉज फॉट। और ये जो क्वेश्चन था जो आपके केएस में आया था वो यही था कि जो ये बैटल ऑफ सराई घाटी विच वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, उसके रिमार्केबल लीडर कौन थे? तो दैट इज लचित। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो बैटल थी ये बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे लड़ी गई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल वो एनडीए के नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडेट को मिला जाता है। सो ही इज़ वन ऑफ द अनसंग हीरोज, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये 1999 से इस तरीके का मेडल जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी दैट इज़ एनडीए, वहाँ पे जो बेस्ट कैडेट होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द पद यात्रा टू कमेमोरेट सॉल्ट मार्च। नाउ 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस आने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको हम वैसे सेलिब्रेट करेंगे। सो देर इज गोइंग टू बी अ मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है? 386 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड इट इज गोइंग टू टेक 25 डेज। सो इट इज गोइंग टू बी अ पद यात्रा। और ये मार्क क्या करेगा? इट इज गोइंग टू मार्क 91st एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक मार्च अगेंस्ट टैक्स ऑन सॉल्ट। अगर आपको याद होगा तो 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, जब उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से ये शुरू किया था और दांडी में जाकर उन्होंने सॉल्ट टैक्स को तोड़ा था। और वहीं से आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद फॉलोड बाय योर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो याद रखिएगा अगर हम पद यात्रा की बात करें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट, वी नीड टू नो अबाउट सॉल्ट सत्याग्रह ऑल्सो। सो ये 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा ये सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ था? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पदयात्रा सॉरी इस दांडी मार्च के बारे में ये है कि जब साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी निकले थे तो महात्मा गांधी ने ये प्रण लिया था, ये कसम ली थी कि ये तब तक वापस साबरमती आश्रम में नहीं आएंगे जब तक इनकी बातें ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रख सकते हैं। सो दिस सॉल्ट मार्च 1930 में ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 में जाकर ख़त्म हुआ था। सो इनको जो है आपके एक पैदल चले थे तो काफ़ी दिन लगे थे इनको ये जो दांडी मार्च है इसको कंप्लीट करने में। और गांधी जी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखता है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि यहीं से ही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ था आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द सॉल्ट टैक्स। इसी के ही साथ ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये सिर्फ दांडी तक नहीं, गुजरात तक नहीं, बहुत जगहों पर देखने को मिला था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था। फिर अ, अगर हम धारासना की बात करें तो वहाँ पे मनीलाल जो आपके महात्मा गांधी के बेटे थे उन्होंने वहाँ पे रेड किया था। सो दीज आर फ्यू मोर पॉइंट्स जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ रिलेटेड हैं। नाउ व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ सत्याग्रह? मतलब सॉल्ट को एज अ सिंबल क्यों लिया? गांधी जी ने सॉल्ट इसीलिए एज अ सिंबल लिया था इस सत्याग्रह का क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब लोग यूज करते हैं। इसीलिए सॉल्ट, ताकि वो हर एक इंसान के इंटरेस्ट में हो, हर एक इंसान उसको यूज करे, इसीलिए सॉल्ट जो है उसको चूज किया गया था एज योर सिंबल फॉर सिविल दिस डांडी मार्च। इसी के ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली रखते थे अपनी। आप सोचिए सॉल्ट जो वहाँ पे नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, वो लोग वहाँ के जो रहने वाले हैं वो उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते थे। सो इट वाज वेरी अनजस्ट विद द पीपल ऑफ दैट टाइम, जिसके चलते गांधी जी ने सॉल्ट को चूज़ किया था एज अ सिंबल ऑफ दिस मूवमेंट। और यहीं से ही जब सॉल्ट टैक्स टूटा था फिर वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऑफिशियल लॉन्च हुआ था।
Next is the Opportunity Index 2021. It is a new report by LinkedIn. Now basically एक सर्वे है जो जनवरी के महीने में कंडक्ट हुआ था, जिसमें पाया गया कि पार्टिसिपेशन फॉर मोर देन 10,000 रिस्पोंडेंट्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन, इट इज़ कवर्ड। बेसिकली ये था क्या, ये एक रिपोर्ट थी जो लिंक्डइन ने अपनी निकाली थी और जिसमें एक सर्वे किया गया था। नाउ इस सर्वे के की फाइंडिंग्स थे क्या, इस सर्वे के की फाइंडिंग्स ये थे, अगर आपको पता होगा ये जो लिंक्डइन है ये बेसिकली वर्क भी उसी के लिए करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप अपने इसमें रिज्यूमेस डालते हैं, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे। सो बेसिकली ये उसी चीज़ को फाइंड करने के लिए था। 9 in 10, दैट इज़ 89% ऑफ द वुमेन जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक, या कोरोना वायरस की वजह से, इस पैंडमिक की वजह से 89% विमेन जो है वो बैडली इम्पैक्ट इससे हुआ है। अबाउट 85%, दैट इज 4 in 5, 5 लोगों में से 4 लोग, वर्किंग वुमेन इन इंडिया बिहेव दैट दे हैव मिस्ड आउट अ राइज, मतलब उनको पैसे नहीं बढ़े हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिले हैं, और उनको अपनी जेंडर की वजह से अपने काम में वो स्टेटस नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए था। और अगर हम बात करें, दिस एवरेज स्टैंड एट 60% फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, और ये जो पूरा सर्वे हुआ है उसमें से ये 60% किसका है, एशिया पैसिफिक रीजन का है। मोर women इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन कैरियर डेवलपमेंट, और मानिए ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में मोर विमेन जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है वो बैडली इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। और क्यों इम्पैक्ट हुई है, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। लैक इसमें विमेन को चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ टाइम और डिस्क्रिमिनेशन फॉर फैमिली केयर। चाहे घर में आदमी और औरत दोनों काम करने वाली होगी, लेकिन ये औरत ही होगी जो घर आके सबको खाना भी बना कर देगी, जिसके पास सारे डोमेस्टिक काम का पूरा दामोदार उसके सर पर ही रहेगा। सो बेसिकली लैक ऑफ टाइम और डिस्क्रिमिनेशन फॉर फैमिली केयर। जेंडर इज़ अ बैरियर, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो वहाँ पे जेंडर हैज़ ऑलवेज प्लेड अ बैरियर। इसी के ही साथ लैक ऑफ गाइडेंस थ्रू नेटवर्क, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस जो वेमेन फेस करती हैं। और वर्क प्लेस में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑफ कोर्स वायलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो चैलेंजेस है फॉर वेमेन। सो दिस वाज फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने मार्च के कवर की हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर मार्च करंट अफेयर, तो वो लास्ट वीडियो रहेगा मार्च के लिए, और उसके बाद आपका अप्रैल शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।